Welcome back everyone to the online e-learning platform of Syncori Education। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आपका ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा रहा था। आज उसी के एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है ओजोन। ओजोन आप सभी को पता है कि आपके एनवायरनमेंट के लिए कितना हेल्पफुल रहता है। आपको ये अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाता है, जो कि बहुत हार्मफुल रहते हैं। अगर ओजोन की प्रोटेक्शन ना हो तो जो हमारी ये जो आप स्किन देख सकते हैं ना, ये जल जाए ओजोन की अल्ट्रा वायलेट रेज के कारण। तो ये अपने लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है। तो आइए हम देख लेते हैं और डिटेल में देख लेते हैं कि आप ओजोन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अपने बोर्ड प्रिपरेशंस में पूछे जा सकते हैं, या फिर इस टॉपिक से आपके जो जो बोर्ड में क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओजोन की, तो जो ओजोन होता है ना स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीजन का एक अलोट्रोपिक फॉर्म होता है। क्या होता है? अलोट्रोपिक फॉर्म। फर्स्ट पॉइंट इसमें जो नोट करने वाला है स्टूडेंट्स, वो है कि ओजोन इज ए अलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टूडेंट्स ओजोन में कि ये ना बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव रहता है। अगर बात की जाए तो ये स्ट्रेटोस्फियर में, मतलब आपके सी लेवल से 20 किलोमीटर ऊपर जाकर बनता है। कितना? जहां पर आपकी बिजलियां कड़कती है वहां पर जाकर ये बनता है। अगर हम बात करें सी लेवल पर, तो ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव रहता है और ये स्टेबल नहीं रहता है अपनी सी लेवल पर। ठीक है, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रहने वाला है स्टूडेंट्स, वो रहने वाला है कि टू रिएक्टिव एट सी लेवल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव रहता है। इसी में एक और पॉइंट ऐड हो जाता है, वो ये है कि इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो कहाँ होता है? फॉर्म 20 किलोमीटर अबव सी लेवल। ठीक है, कहाँ बनता है? 20 किलोमीटर अबव बनता है। और कैसे बनता है? ये बनता है ऑक्सीजन से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ऑक्सीजन से लाइट की प्रेजेंस में आपका क्या बन जाता है? O3 बन जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि कैसे आपका एटमॉस्फेयर में बनता है। ठीक है, आपको अल्ट्रा वायलेट रेज या फिर एच न्यू कहा दिया जाता है, ये प्रोवाइड की जाती है, तो आपका जो होता है ओजोन आपको मिल जाता है। ठीक है, ये बात होगी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की। एक ओजोन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है और जो क्वेश्चन आपसे जनरली पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स, वो है इसका थर्ड थिंग, जो कि है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या है स्टूडेंट्स? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो एक नंबर के क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछता जाता रहा है, तो हम देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो कुछ नहीं करना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो ओ ओ, आप सभी को पता है कि 3 ऑक्सीजन हैं O3 के अंदर, एक और बना लीजिए ओ ओ ओ। ठीक है, एक बार इधर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, इधर सिंगल बॉन्ड। जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना होता है उसमें कुछ भी नहीं करना होता, सिंपली आपको क्या करना है, इस बार जो डबल बॉन्ड उधर लगाया था उसको इधर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, अब ये तो बात हो गई आपके दोनों स्ट्रक्चर्स की। अब बात की जाए कि इनके लोन पेयर क्या है, तो आपको सिर्फ इतना सा रखना है, जो आपको डबल बॉन्ड जिसके साथ अटैच है उसके साथ 4 लोन पेयर आएंगे, और जिसके पास सिंगल बॉन्ड है उसके साथ 6 के 6 रहेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। आप पहले एक बार यहाँ पर डॉट्स लगा लीजिए, जो आपकी लोन पेयर है उसको शो कर दीजिए। ये आपका देखिए डबल बॉन्ड वाला है, तो इसके साथ कितने होंगे? इसके पास होंगे 4 अवेलेबल। जो सिंगल बॉन्ड है इसके पास आपके अवेलेबल होंगे कितने? 6। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड वाला है उसके ऊपर 6, और जो आपका डबल बॉन्ड है उस पर 4।
ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इनका ऑक्टेट देख लेते हैं। देखो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए, और 2 इसने बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 6 और 2 8, तो इस वाले का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। इस वाले को देख लेते हैं, 2 2 4 2 6, और मतलब इसके पास जो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुआ है, इसके अंदर सारे के सारे इस वाले इलेक्ट्रॉन के एटम्स यूज हुए हैं। तो ठीक है, 2 2 4 2 6 और 2 आपके बॉन्ड के हो गए, तो कितने हो गए 8 हो गए, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बीच वाले पे देख लेते हैं, 2 2 4 2 6 6, तो इसने बॉन्ड पेयरिंग में ही अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, 6 के 6, मतलब कितने दे दिए, 2 यहाँ पर 2 हैं 2 6, और इसके पास होते कितने 2, और दे कितने दिए इसने 3, तो इसके पास भी 8 हो जाएंगे, तो इसके पास कितने बच जाएंगे 2। ठीक है, 2 2 4 2 6 और 8 कंप्लीट करने के लिए 2, जो इसके पास इनिशियली कितने होते हैं 6, उसमें से इसने कितने दिए 2 2 4 2 6 दे दिए, और ये सेकंड वाले इसके बचे हुए हैं, तो सिमिलरली इसके ऊपर भी यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो ये रहा स्टूडेंट्स का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना सिंपल सा है, तीनों लिखो तीनों लिखो, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगाया था, दूसरी बार यहाँ पर लगा दो, बस। जो आपका डबल बॉन्ड से एटम बेयर्ड है उस पर आएंगे आपके 4, और जो सिंगल बॉन्ड पे आएंगे उस पर आएंगे आपके 6, और बीच वाले पे आप काउंट करके लिख सकते हो। तो इट्स सो सिंपल। तो स्टूडेंट्स, ये रही उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आप ये सब को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लेबोरेटरीज में प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेसेस रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट, आई होप आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और मैं बताता हूं कि कैसे आप इसका लैब में प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं। इसकी बात करें कि आप लैब में कैसे बना सकते हैं, मतलब जो हमारा सेकंड पॉइंट रहने वाला स्टूडेंट्स, वो है कि आप प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। ठीक है, आप लैब में ओजोन की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ओजोन को लैब में प्रिपरेशन करनी है तो कुछ नहीं करना पड़ता। जो आपकी ड्राई ऑक्सीजन है उसको साइलेंट स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास करते हैं। क्यों पास करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। आपको क्या करना है, व्हेन ड्राई ऑक्सीजन is passed through silent electrical discharge। ठीक है, तो जब आपकी जो ड्राई ऑक्सीजन है उसको साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू पास थ्रू किया जाता है, तो आपको क्या मिल जाती है, ओजोन मिल जाती है, वी गेट। और ये जो ओजोन मिलती है ना स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है ओजोनाइड ओजोन। क्या कहा जाता है, ओजोनाइड ओजोन। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी रिएक्शन की, तो ये जो 3O2 होता है ये आपका बन जाता है 2O3। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बैलेंसिंग भी हो गई आपकी। तो ये तो बात हुई आप कैसे बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर इसको क्यों किया गया साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप इसके थ्रू पास थ्रू नहीं करेंगे ना, तो ये जो आपकी न्यूली फॉर्म्ड ऑक्सीजन होती है ना, जिसको हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, क्या कहते हैं, नेसेंट। ठीक है, ये जो O2 होता है ना आपका, ये O में टूट जाता है, मतलब नवजात। नेसेंट को हिंदी में लिखते हैं स्टूडेंट्स नवजात। जो इस रिएक्शन में आपकी नई नई ऑक्सीजन बनती है ना, उसमें ये टूट जाती है और फिर आपका ओजोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो उस चीज को बचाने के लिए, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, टू अवॉइड डिकम्पोजिशन। ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि बताइए क्यों हमें पास करना होता है साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से। तो क्यों पास करना होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज डिकम्पोजिशन को अवॉइड कर सके। ठीक है, तो ये रही आपकी सारी प्रिपरेशन की कि आप कैसे इसको लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ और इंपॉर्टेंट रहती है स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन रहती है ना बच्चों, ये कौन सी रहती है, ये रहती है आपकी एंडोथर्मिक। कौन सी, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक मतलब
एंडोथर्मिक का सिंपल सा फंडा है कि जो आपका डेल्टा एच है वो पॉजिटिव होगा। एंडो मीन्स पॉजिटिव, एक्सो मीन्स नेगेटिव। तो जो आपका डेल्टा एच होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ लिया जाता है जो ये रिएक्शन रहती है वो कौन सी रहती है। ठीक है, तो मैंने सारी चीजें की कंसेप्ट बता दिए हैं, ये भी बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से क्यों पास थ्रू किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट सी में पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, कि ओजोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है। ठीक है, आप पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन में अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हमारा अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स वो रह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। ठीक है, तो जो इसकी सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है स्टूडेंट्स वो रहती है कि इसका नेचर अलग अलग होता है, या फिर इसका जो कलर होता है वो अलग अलग होता है डिफरेंट स्टेट्स में। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ वो क्या क्या रहता है। अगर हम बात करें, ये इसका जो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स वो रहने वाला है इसके कलर का, ये रहता है पेल ब्लू। कौन सा रहता है, पेल ब्लू। कब रहता है ये पेल ब्लू, जब ये हो गैस, क्या हो ये गैसियस फॉर्म में हो, ये ही रहता है सेकंड, ये होता है डार्क ब्लू। कौन सा हो जाता है स्टूडेंट्स, डार्क ब्लू, जब ये हो कौन सी लिक्विड फॉर्म में। बट अगर ही ये वायलेट ब्लैक हो जाता है, अगर ये हो आपकी सॉलिड स्टेट में, तो ये तो हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, इसका अगर हम देखें सेकंड पॉइंट, क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट्स अगर देखें तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। कैसी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक यूनिक सी स्मेल होती है। नॉर्मली तो आप अगर ओजोन के प्रेजेंस में रहते हैं तो आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे, बट अगर आपने यही कंसंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज हो गई, 100 ppm तक आपने ओजोन अंदर ले लिया, तो आपको हेडेक और नोजिया जैसी दिक्कतें होने लग जाती है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहने वाली है कि कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहती है, और इसमें आप ये भी नोट कर लीजिए कि 100 ppm से ज़्यादा एक्सीड करने पे आपको क्या क्या होने लग जाता है, हेडेक और नौजिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसी में आगे बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, या फिर थर्ड क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है, तो ये थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल रहते हैं। जो आपका ओजोन होता है वो टूट जाता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, O2 प्लस O में टूट जाता है, और O को हम क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पहले यहाँ देख लीजिए, ये जो आपका O2 है ना, ये सॉरी, ये जो आपका O3 है ये टूट जाता है O2 प्लस O में, ये होता है आपका नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या होता है, हम बात कर रहे हैं थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होने की क्या क्या फायदे होते हैं, या फिर क्या क्या चीजें होती है। तो ये होता है आपका थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल। अब ये थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल है, इसी वजह से ये O2 प्लस O में टूट जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन होता है इसके पास अवेलेबल, इसी की वजह से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये आपके लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, या फिर आपके पास I- आयन है तो उसको आयोडाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्या क्या, लेड सल्फेट को लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, और आयोडीन आयन को आयोडाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, इसकी जो थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल होने की वजह से ये होता है आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अब एक इसी में लास्ट पॉइंट रह जाता है स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4, कि
इसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। क्या पूछते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि आप क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं आपकी ओजोन का। क्या पूछा जाता है आपसे, आपसे पूछा जाता है कि क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ O3, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आंसर की कि इसका क्या आंसर है। तो मैंने अभी आपको यहां बताया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये आयोडीन को आयोडाइड में कन्वर्ट कर देता है। यही रिएक्शन अगर आपके पास एक्सेस में हो, मतलब जब आपके पास एक्सेस में आयोडीन हो, तो ये जो आपका आयोडाइड बनता है इसको बफरेट के साथ पहले वो करते हैं, उसके बाद फिर इसका टाइट्रेशन करवाया जाता है सोडियम थायोसल्फेट के साथ। ठीक है, पहले इसकी बफरिंग करवाई जाती है और फिर इसका टाइट्रेशन करवाया जाता है, और उसी के थ्रू आप क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हैं O3 का। तो आपको क्या याद रखना है, आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। व्हेन एक्सेस ऑफ आयोडीन इज कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड, आप यहां से क्या मिल रहा है, आप आयोडीन को आयोडाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं थ्रू बफरिंग ऑफ बफरेट। ठीक है, किसके थ्रू बफरिंग करवा रहे हैं, बफरेट के। ठीक है, एंड आयोडाइड इज फॉर्म। ठीक है, आपको क्या मिल जाता है, आयोडाइड मिल जाता है इस रिएक्शन में। ठीक है, so formed iodide is then titrated with sodium thiosulfate। किसके साथ टाइट्रेशन किया जाता है स्टूडेंट, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट के साथ अगर उसका टाइट्रेशन करवाया जाता है, फिर आपको क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर पाते हैं, आपको पता लग पाता है कि इसमें कितनी ऑक्सीजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैंने सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको लिखवा दी है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन डिटेल में बता दिया है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज रहती है। जैसे ये ब्लू कलर का रहता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहती है, ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल रहता है। और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ O3 के लिए जो क्या होता है, व्हेन एक्सेस ऑफ सोडियम आयोडाइड इज रिएक्टेड विद iodines, you can get iodide and then it is buffered with a sodium thiosulfate solutions। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ O3। अब हम इसी में कुछ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या थ्रेट्स है आपको ओजोन के लिए, या फिर आपने भी सुना होगा ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, तो क्या क्या रीजंस रहते हैं। तो इसमें हम जो अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो पढ़ने वाले हैं थ्रेट्स टू ओजोन। ओजोन के लिए अगर हम पहले सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट्स की बात करें तो वह रहता है सुपरसोनिक जेट्स। ठीक है, एक्चुअली जो आपके सुपरसोनिक जेट्स रहते हैं उनसे आपकी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और वो रेडिली आपकी रिएक्ट कर जाती है आपकी ओजोन के साथ और आप बना देती है ऑक्सीजन। तो इसी से आपको पता है कि आपके जो सुपरसोनिक जेट्स है जो आपके 20 किलोमीटर से भी ज्यादा हाइट पे उड़ते हैं, वो आपकी ओजोन की जो लेयर है उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और ओजोन का डिप्लीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट थ्रेट है स्टूडेंट, एक्चुअली जो आपकी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, ठीक है, ये रिएक्ट कर जाती है आपकी O3 के साथ और आपको बना देती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए आजकल जो नए सुपरसोनिक जेट्स बन रहे हैं उसमें इस चीज का मना कर दिया गया है कि ऐसे सुपरसोनिक जेट्स आप नहीं चला सकते जो आपको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड देते हो। ठीक, तो स्टूडेंट्स आई होप आप सब ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब हम मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन के बारे में डिटेल एनालिसिस बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले इसके बारे में बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे थ्रेट्स टू ओजोन कि ओजोन की जो लेयर है उसको क्या क्या थ्रेट्स है। नेक्स्ट देखिए, जब हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं थ्रेट्स टू ओजोन के बारे में। तो क्या क्या थ्रेट्स हैं हमारी ओजोन लेयर को, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। कि सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो हमारे सुपरसोनिक जेट्स होते हैं ना, जो हमारे फाइटिंग वाले मिलिट्री वाले जेट्स होते हैं, वो आप सभी को पता है बहुत ही हाइट पे उड़ते हैं। ठीक है, तो उनसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। वो आपकी ऑक्सीजन के साथ रेडिली रिएक्ट कर जाती है और आपकी नाइट्रेट आयन बना लेती है
नाइट्राइट आयन बना लेती है और क्या बना देती है, आपको O2 गैस दे देती है। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है और हमारी गवर्नमेंट ने अब मना कर दिया है कि ऐसे सुपरसोनिक जेट इंजन हम नहीं यूज़ कर सकते जिनसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो फर्स्ट थ्रेट में स्टूडेंट्स हमारे लिए हो गया, अगर फर्स्ट थ्रेट की हम बात करें तो हमारे लिए सबसे पहले हो गया कि जो आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है ये रिएक्ट करता है O3 के साथ और बना लेता है NO2, ठीक है, और O2, ठीक है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट थ्रेट। सेकंड, अगर इसी में हम थ्रेट बात करें तो स्टूडेंट्स जो फ्रेयंस होते हैं जो कि यूज आते हैं आपके एरोसोल स्प्रेज में या फिर यूज आते हैं आपके रेफ्रिजरेंट में। आपके जो एसी होते हैं वो भी पहले फ्रेयन से बनाए जाते थे, पर गवर्नमेंट ने उसका भी स्ट्रिक्ट आदेश दिए हैं कि अब से जो एसीज या फिर जो एयर कूलर्स रेफ्रिजरेंट जिनका फ्रेयंस पे बेस्ड होगा वो अब मान्य नहीं होंगे, मतलब आप उनको यूज नहीं कर सकते। तो जो सेकंड थ्रेट है वो है फ्रेयंस used in aerosol sprays, ठीक है, एरोसॉल स्प्रेज में यूज आता है एंड एस ए रेफ्रिजरेंट, ठीक है स्टूडेंट, रेफ्रिजरेंट में भी यूज आता है। तो मैंने आपको ओजोन की बता दिया है एक एक डिटेल में कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और क्या क्या इंपॉर्टेंट यूजेस है। मैं आपका एक क्विक रिवीजन भी करवा देता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ओजोन आपका है वो एक अलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का। उसके बाद बताया कि जो ये टू रिएक्टिव होता है आपके एटमॉस्फेयर पे, अगर बात करें सी लेवल पे तो ये अवेलेबल नहीं रहता है और बनता कहाँ पे, 20 किलोमीटर अबव सी लेवल बनता है, ठीक है। यहाँ फिर मैंने आपको बताया था ओजोन के स्ट्रक्चर्स के बारे में। यहाँ मैंने आपको बताया था कि आप कैसे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि दो स्ट्रक्चर्स बना दो, O3 है तो आपको 3-3 एटम्स बनाने होंगे, बना दिए। उसके बाद ये याद रख लीजिए कि डबल बॉन्ड के साथ 4 आएंगे और जो सिंगल बॉन्ड है उसके साथ 6 लोन पेयर आएंगे, बाकी लोन पेयर्स का आपका इसके साथ ही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको फिर बताया था सेकंड, फिर मैंने आपको बताया कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं ऑक्सीजन की या फिर कैसे आप लैब में बना सकते हैं। उसका आपको बताया कि क्या रीजन होते हैं कि क्यों हम साइलेंट डाइलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से पास करते हैं, क्यों पास करते हैं, टू अवॉइड डिकम्पोजिशन। और ऑक्सीजन का मैंने बताया कि 3O2 को आप कैसे 2O3 में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है स्टूडेंट्स, जो ये आपकी लैब में प्रिपरेशन आप करते हैं और जो आपके ऑक्सीजन से आप ओजोन बनाते हैं, सिर्फ 10% कन्वर्जन मिल पाता है। मतलब मान लो अगर आपके पास 100 kg ऑक्सीजन है तो सिर्फ आपके पास 10 kg ही ओजोन मिलेगी आपको, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें और इंपॉर्टेंट रहता है कि ये एंडोथर्मिक रहती है रिएक्शन, और ये पूछ लिया जाता है कि क्यों हम यूज करें, तो क्यों यूज किया जाता है, टू अवॉइड डिकम्पोजिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात, मैंने आपको बताया था तो मैंने इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई कि ये पेल ब्लू रहता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहती है, थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल रहता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। अगर बात की जाए यहाँ पर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल अनस्टेबल क्यों होता है, बिकॉज एक तो इसमें जब आपका जो ये है ओजोन है ये ऑक्सीजन में टूट जाता है तो हीट लिबरेट होती है। क्या लिबरेट होती है स्टूडेंट, हीट इज लिबरेटेड, ठीक है। और हीट क्यों लिबरेट होती है, क्योंकि जो आपका डेल्टा एच होता है वो होता है पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव। और आपकी जो एंट्रोपी है डेल्टा एस, वो क्या होती है, एंट्रोपी आपकी इंक्रीज होती है, डेल्टा एस क्या होता है आपका इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, और ये अनस्टेबल होता है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। आपका जो ओजोन है वो O2+O में टूट जाता है, और जो आपका ये नेसेंट ऑक्सीजन है ये आपके लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में बदल देता है, और आयोडीन आयन को आयोडाइड में बदल देता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन के बारे में, तो व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटासियम आयोडीन आयन रिएक्ट विद ओजोन वी गेट आयोडाइड, क्या मिलता है हमको, आयोडाइड। और व्हेन दिस आयोडाइड इज बफर्ड थ्रू ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट वी गेट क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ O3। मतलब आपको कुछ नहीं, जो इसका एक्सेस होता है आपका आयोडीन आयन को, उससे आपको पहले आयोडीन मिल जाता है, और उसी को आप अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन करवा देते हैं तो आपको क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हो जाता है। फिर मैंने कुछ थ्रेड्स के बारे में आपको बताया,
वो थ्रीड्स थी। एक तो थी कि आपको जो मोनोऑक्साइड होती है उससे हो जाती है, और दूसरी है जो फ्रेयॉन्स होते हैं उसकी वजह से भी थ्रीड्स रहती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक क्विक समरी भी दे दी है आपकी सारे टॉपिक्स की कि आज हमने क्या क्या कवर किया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अपनी पढ़ाई में अप टू डेट रहें और आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें अपनी एग्जाम्स में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।